दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को सीखा था, स्केलर प्रोडक्ट, उसका मीनिंग देखा था कि उसका क्या मतलब होता है, प्रोजेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीज़ें हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। हमने देखा था कि भाई वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें देखी थी। उसकी एप्लीकेशन देखी थी, भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर अपने को निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हो। आज मैं उसका एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपके काम आएगी आगे फिजिक्स में, तो उसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, सोचिए कि मेरे पास कोई एयर फ्लो हो रहा है, इस तरफ एयर जो है वो आ रही है मेरे पास, इधर एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना भाई इसको। ऐसे कोई एयर फ्लो हो रहा है, जो एयर जो है इस तरफ आ रही है, एरो की तरफ। ठीक है, तो ऐसे एयर ब्लो कर रहा हूं मैं। ठीक है, और एयर का आपको ये दे रखा है कि भाई एयर जो है वो 0.05 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे ये फ्लो रेट है, आप ये समझिए। इसका मतलब एक सेकेंड में यूनिट एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, अगर मैं कोई 1 मीटर स्क्वायर एरिया इसके सामने रख दूं यहां पे, जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई एरिया, इसको आप ऐसा मान लो ये जालियों का एरिया, इसके अंदर बीच में सुराग मान लो, ये इसमें जालियां बनी हुई है, जैसे आप घर में खिड़की पे जाली लगाते हैं ना, वैसे जालियां सी मान लो। और अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता, हालांकि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर अगर होता इस जाली का, जो ये जाली बनी हुई, इसका अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर इसके सामने ऐसे लगा देता मैं, तो उसमें से पर सेकंड इतने किलोग्राम एयर पार हो जाती। ये उसका फ्लो रेट दे रखा है आपको, मान लीजिए एयर का। ठीक है, ऐसे 0.05 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में यूनिट एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से इतना किलोग्राम एयर जो है पार हो जाएगी, ऐसे दे रखा है, इसका फ्लो रेट दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एरिया ले रहा हूं, एक जाली ले रहा हूं जिसमें से एयर फ्लो कर रही है, और वो जो जाली है वो ये है। ठीक है, अब ये यूनिट मीटर 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं है, ये तो बहुत ही कम है भाई। ठीक है, वो मैं क्या कर रहा हूं, वो इसके सामने लगा रहा हूं और उसमें से एयर को देख रहा हूं कितना, किस रेट से एयर निकल रही है, कितना किलोग्राम पर सेकंड निकल रही है। तो मान लीजिए जो मेरा एरिया है, जो इसके सामने मैं लगा रहा हूं, जो इसके सामने मैं लगा रहा हूं, वो जो एरिया है, वो एरिया कितना है, उस एरिया की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूं 0.25 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया है दोस्तों। ठीक है, इतना एरिया मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों। ये एरिया मैं इसके सामने लगा रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि इतना एरिया अगर मैं यहां पे लगाऊंगा, ये एरिया अगर मैं यहां पे लगाऊंगा, तो इस एरिया में से 1 सेकंड में कितने एयर पार हो जाएगी, कितने किलोग्राम एयर पार हो जाएगी। तो आप बताइए, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता तो 0.05 किलोग्राम एयर जो है इसमें से निकलती। अब जो एरिया है वो है मेरे पास 0.25 मीटर स्क्वायर, तो इसमें से कितना किलोग्राम एयर पार होगी, 0.05 डिवाइड बाई 4, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई, 0.25 का मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना किलोग्राम मेरी एयर पार हो जाएगी पर सेकंड, एक सेकंड में। 1 मीटर स्क्वायर में से, 1 मीटर स्क्वायर में क्या दे रखा था बताओ, 1 मीटर स्क्वायर में इतना किलोग्राम एयर पार हुई थी एक सेकंड में। अब मेरे पास जो एरिया है वो है 0.25 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया में से इतनी एयर पार हो जाएगी पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी किलोग्राम एयर पार हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 0.0125 किलोग्राम पर सेकंड। एक सेकंड में इतने किलोग्राम एयर जो है वो मेरी इस एरिया में से पार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया पहले तो, कि कितनी एयर पार होगी पर सेकंड इस एरिया में। बिल्कुल अगर मैं परपेंडिकुलर रख दूं, तो इसको बिल्कुल मैंने परपेंडिकुलर रखा हुआ है फ्लो के। अब मैं क्या कर रहा हूं, और थोड़ा मैं इसकी लाइनें भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा साइजेबल कर देता हूं, सो दैट इसका साइज और इसका साइज थोड़ा मैच हो जाए और आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो ये फ्लो ऐसे आ रहा था मेरे पास। ठीक है, इस तरह से एयर का फ्लो ऐसे चल रहा था भाई। ठीक है, ये मेरा एयर का फ्लो था। अब जरा ध्यान से देखिएगा भी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, ये मेरा एयर का फ्लो था और इसका जो एरिया था वो 0.25 मीटर स्क्वायर मान लो, हालांकि वो एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूं। और ये बिल्कुल यहां पे रखा हुआ है, इसके सामने, इस फ्लो के सामने, इसमें से पास हो रही है एयर, और पर सेकंड कितनी एयर पार हो रही है, 0.025 किलोग्राम। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस एरिया को जो इसके सामने मैंने यहां पे रखा हुआ था, जो बिल्कुल वर्टिकल था पहले, तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो आपको एक लाइन नजर आ रही होगी ऐसे, ये एरिया ऐसे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, पहले ऐसे रखा हुआ था ये एरिया, इसके सामने था, आपको एक लाइन ही नजर आ रही है ना इसकी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं दोस्तों, इस एरिया को टिल्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है,
ये जो एरिया जाली वाला जो था ना जिसमें से एयर पार हो रही थी, उसको मैं टिल्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं उसको टिल्ट करूंगा इस सेंटर पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो आप जरा देखिए ये कैसे टिल्ट होगा, ये इस तरह से टिल्ट होगा, जरा ध्यान से देखते जाना, ऐसे टिल्ट हो जाएगा ये। सोचिए मैंने कुछ थीटा एंगल घुमा दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इस जालियों को ऐसे टिल्ट कर दिया। ऐसे टिल्ट करूंगा तो अब एयर जो है इसमें से, जो इस एरिया में से जो एयर पास होगी, जो अब जो यहाँ पे बाहर एयर निकलेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस रीजन में से, इस एरिया में से जो एयर पार होगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे कर देता मैं, सोचिए इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे कर देता, इस जालियों वाले एरिया को बिल्कुल 90 डिग्री पे ले आता, मतलब यहां से इस पोजीशन से मैं बिल्कुल इस पोजीशन पे ले आता, तो इस एरिया में से, इस जाली में से 0 एयर पार होती, इस जाली में से 0 एयर पार होती। क्यों भाई 0 एयर पार होती? बिकॉज ये एयर इसके ऊपर से निकल जाएगी, जो स्ट्रीम है एयर की वो इसके ऊपर से निकल जाएगी, इसके थ्रू कुछ गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इस एरिया को रोटेट कर रहा हूं, इस एरिया में से जो फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो, वो कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये बिल्कुल वर्टिकल है, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो 0 एयर पार हो रही है, 0 किलोग्राम एयर पर सेकंड पार हो रही है, और बिल्कुल सामने है तो आपका इतने किलोग्राम पर सेकंड एयर पार हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? असल में जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये जो स्ट्रीमलाइन थी ऊपर, जो पहले इस एरिया में से पार हो रही थी, ये स्ट्रीमलाइन अब पार नहीं होंगी इस एरिया से। आप देख सकते हो ये स्ट्रीमलाइन जो थी पहले उस एरिया में से उसके एरिया के अंदर से जा रही थी, उसके थ्रू हो रही थी, अब ये इसके ऊपर से निकल जाएंगी। सिमिलरली ये वाली जो स्ट्रीमलाइन है, ये वाली जो स्ट्रीमलाइन है, वो इसके बाहर से निकल जाएगी अब। तो अब कम स्ट्रीमलाइन इसमें से पार होंगी। इसका मतलब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ब्लॉक का, इस जाली का एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है जो फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन के सामने आ रहा है। इसका कितना एरिया उस एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन है उनके सामने कितना आ रहा है, उनको कितना सामने फ्रंट फेस कर रहा है उसको, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया का प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस एरिया का ये वर्टिकल प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एरिया को एक वेक्टर की तरह अज्यूम कर लूं तो आप ये कह सकते हो कि एरिया जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एरिया की। एरिया को एक वेक्टर अज्यूम कर लो, हालांकि एरिया जो है, एरिया तो एरिया है भाई, एरिया तो उतना ही रहता है, लेकिन मैं उसको एक वेक्टर की तरह अज्यूम कर रहा हूं कि भाई ये मेरा एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है मेरा एरिया। तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरा वेक्टर क्या होता जाएगा बताओ? बदलता जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे मेरा जो एरिया था वो इस तरफ था, ठीक है, इस डायरेक्शन में था। जैसे मैंने इसको घुमाया तो मेरा एरिया की डायरेक्शन क्या होती जाएगी? नीचे होती चली जाएगी। तो इसका मतलब एरिया तो मेरा ए ही होगा हमेशा, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसा। प्लेट का एरिया, जो जाली का एरिया, वो तो ए ही रहेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। अब इस पोजीशन में डायरेक्शन जो है एरिया की वो इधर आएगी। एरिया को अगर मैं वेक्टर मान लूं तो इधर आएगी। लेकिन जो सामने वाला एरिया होगा, जो इधर की तरफ जो एरिया यूज होगा, इस एरिया का वो कंपोनेंट जो सामने आ रहा है वो कितना है? जो इस ब्लो के, जो एयर ब्लो हो रही है, जो स्ट्रीमलाइंस हैं, उनके बिल्कुल सामने आ रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट एरिया का कितना है? तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा हो जाएगा ना भाई, बोलो भाई, पहले ये ऐसे था, पहले प्लेट ऐसे थी, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही था। अब अगर इस प्लेट को आप जो है थीटा एंगल ऐसे रोटेट कर रहे, थीटा एंगल ऐसे रोटेट कर रहे हो इस एरिया को, भाई ऐसे था ना, ये ऐसे था, तो एरिया की डायरेक्शन या ऐसे लगा लो, चलो ऐसे था, और एरिया की डायरेक्शन मेरी यहां पे थी। अब अगर इसको आप रोटेट कर रहे हो ऐसे, तो एरिया भी तो थीटा रोटेट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एरिया है मेरा, ये जो मेरा एरिया था, ये अब थीटा एंगल रोटेट कर गया हॉरिजॉन्टल से। तो अब ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? जो इसका इसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा a cos थीटा, a cos थीटा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हमारे लिए पहले तो थीटा 0 था, थीटा 0 था, तो पूरे का पूरा जो एरिया था वो इसके सामने आ रहा था, इन एयर्स के पूरा सामने आ रहा था, ये पूरा का पूरा सामने आ रहा था, और इसमें से पास हो रही थी। जैसे मैंने इसको घुमाना शुरू किया दोस्तों, क्या हुआ बताओ जरा? वो एरिया जो इस स्ट्रीमलाइन के सामने आ रहा है वो एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जब थीटा 90 हो जाएगा तो आप देख सकते हो इसका, इस प्लेट का कोई भी एरिया स्ट्रीमलाइन के सामने नहीं है, स्ट्रीमलाइन इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो इसका मतलब हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए a cos थीटा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये कोई स्ट्रीम दे दे कि भाई ये स्ट्रीम है x डायरेक्शन में, ये एयर की स्ट्रीम है भाई, एयर का फ्लो है, फ्लो रेट दे दे आपको कोई कि भाई ये एयर का फ्लो रेट है x डायरेक्शन में, तो आप बताओ कितनी एयर इस एरिया से पार होगी पर सेकंड? एरिया क्या है मेरा? एरिया है 0.25।
इस एरिया से कितनी स्ट्रीम, कितना किलोग्राम एयर पार होगी। एस क्या दे रखा है आपको, एस दे रखा है एयर का फ्लो, स्ट्रीम लाइन का फ्लो दे रखा है आपको कि ये जो स्ट्रीम लाइन है पर किलोग्राम और पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, एक सेकंड में यूनिट एरिया से कितना किलोग्राम पार हो जाएगी स्ट्रीम लाइन, ये दे रखा भी। और इसको मैंने एस दे दिया और ये क्योंकि एक्स की तरफ है तो इसको मैंने एक्स कैप लिख दिया। अब मैंने बोला कि जो एरिया है मेरा वो दे रखा 0.25, ये जो एरिया है प्लेट का 0.25 और इसकी डायरेक्शन कोई ए कैप ले लेता हूं, ए कैप डायरेक्शन इस एरिया की डायरेक्शन है। अब मैंने बोला कि जब मैं इसको टिल्ट करूंगा थीटा एंगल तो कितनी एयर, इसमें कितना किलोग्राम एयर पार होगी। अगर थीटा 0 है तो इतनी किलोग्राम पर सेकंड पार हो रही है, बट अगर थीटा को मैं बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली जो एयर फ्लो है वो कम हो जाएगा, पर सेकंड कम किलोग्राम एयर जाएगी। वो कितनी जाएगी अब, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब ए कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। क्यों भाई ए कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि जैसे जब आप घुमा रहे हो वो एरिया जो स्ट्रीमलाइन के सामने आ रहा है वो एरिया कम होते जा रहा है। अगर वो पहले ऐसे था तो सारा का सारा एरिया इसके सामने था, जैसे इधर करोगे तो केवल इतना एरिया यूज होगा, और थोड़ा टिल्ट कर दोगे तो कम एरिया स्ट्रीमलाइन के सामने आएगा। तो इसका मतलब एरिया का प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा आपको जो स्ट्रीमलाइन के सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ए कोस थीटा अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना है कि भाई कितनी एयर पार होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए कोस थीटा से, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना किलोग्राम पर सेकंड पार होगी। क्योंकि अब एरिया ये यूज नहीं हो रहा सारा का सारा, ए कोस थीटा यूज हो रहा है। समझ आया भाई। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको, एस डॉट ए करना पड़ेगा। ये आपको बताएगा कि एयर फ्लो कितनी होगी इस एरिया से, एयर फ्लो थ्रू द एरिया ए, जो भी एरिया ए है उस एरिया से कितनी एयर फ्लो होगी, जो जाली का एरिया था उस एरिया से कितनी एयर फ्लो होगी। ये कैसे करोगे बताओ, उसके लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये टिल्ट होता जा रहा है, टिल्ट होते जा रहे हैं तो इसका मतलब कम एरिया यूटिलाइज होगा, कम एरिया एयर फ्लो के सामने आएगा, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब आप इसकी मीनिंग समझिए कि कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप ऐसे डॉट मत लगाइए, डॉट का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्यों हम यहां पे डॉट ले रहे हैं, क्योंकि मुझे उसका प्रोजेक्शन देखना है, उसके सामने कितना हिस्सा आया है। अगर एरिया यहां पे था ए और एंगल 0 था तो सारा का सारा एरिया सामने था, जब थीटा की वैल्यू 0 थी सारा का सारा एरिया 0 था, तो पूरे का पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, पूरे को जो ये एस था उसको पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एस की वैल्यू ये थी ना भाई और एरिया की वैल्यू 1/4 थी, पूरे को मल्टीप्लाई। लेकिन जब ये एरिया घूम जाएगा तो फिर पूरे का पूरा एरिया यूज नहीं होगा। फिर आप ये देखो कितना घूमा है ये, उससे फिर कोस थीटा करके उसका कंपोनेंट निकालो जो इसके सामने आया है फ्लो के, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो। अगर थीटा 90 होता, अगर मैं इसको घुमाते घुमाते इसको 90 कर देता था तो फिर 0 बन जाता है एरिया। इसका मतलब इस प्लेट का कोई भी एरिया स्ट्रीमलाइन के सामने नहीं आ रहा, तो कोई एयर इस एरिया में से पार नहीं होगी। फिर इस एरिया के थ्रू कोई एयरलाइन पास नहीं, कोई भी एयर जो स्ट्रीम है वो पार नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कंसेप्ट। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। ऐसे कंसेप्ट आगे चल के बहुत सारी जगह पे यूज होंगे, ऐसे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे 12th क्लास में वहां पे यूज होने वाले हैं, और भी कई सारी जगह पे इसका हम इस्तेमाल करेंगे भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट कहां पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज है भाई, उसको भी जरा देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये कैसे किया जाता है। जैसे दो वेक्टर मान लीजिए मेरे पास ए एंड बी, तो अगर मैं उनके बीच में क्रॉस लगा दूंगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा दोस्तों, वो एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसको कैसे देखें हम लोग, इसको कैसे समझें। तो जरा देखिए ये क्या होता है दोस्तों, पहले मैं इसको लिख देता हूं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा बिटवीन देम, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी दोस्तों, एन कैप। ये जो एन कैप डायरेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जिस प्लेन में ये ए एंड बी लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगी दोस्तों ये। जैसे सोचिए ये मेरा ए है वेक्टर और ये मेरा बी वेक्टर है, और ये मान लीजिए ऐसे वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो अब जो ए क्रॉस बी आएगा वो कौन सी दिशा में होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, है एन कैप। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। सामने क्या है ए, तो ए की तरफ फिंगर्स ले लो, ठीक है, ए की तरफ अपनी फिंगर्स ले लो,
और बी की तरफ घुमाओ, जब बी की तरफ घुमाओगे तो थंब जो आएगा वो मेरी तरफ आ रहा है, थंब वो जो है वो एन कैप को दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो एन कैप होगा वो ए एंड बी जिस प्लेन में है, जिस प्लेन में ए एंड बी है उसके परपेंडिकुलर है। सोचिए ए एंड बी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लेते हैं ए एंड बी को, ठीक है। तो मेरा जो फिंगर्स है मैं ए की तरफ रखूंगा और बी की तरफ घुमाऊंगा, तो जो थंब है वो क्या दिखाएगा, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को दिखा देगा, और वो इस प्लेन में, जिस प्लेन में ए एंड बी है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को समझिए कि ये डायरेक्शन किधर आएगी, ये ए एंड बी जिस प्लेन में ए एंड बी है उसके परपेंडिकुलर आएगी दोस्तों। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा। इस तरह से आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये एक वेक्टर होता है दोस्तों, इसकी अपनी डायरेक्शन भी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, इसको आप याद रखिए। अब ये कहां से आया उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। वो आप मैथ्स में पढ़ोगे कहां से कैसे बना, बट फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए। कोस थीटा होता है उसमें, इसमें साइन थीटा होता है, भाई इतना से याद रखना है। तो जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आई कैप क्रॉस आई कैप कर दूंगा तो क्या बनेगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम है दोस्तों, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, तो साइन 0 0 आ जाएगा। तो इस बार आई कैप क्रॉस आई कैप क्या बनेगा, 0। आई कैप क्रॉस जे कैप बताओ, आई कैप क्रॉस जे कैप वो क्या बनेगा। तो ए का मैग्नीट्यूड, ए भी आई कैप है, बी मेरा जे कैप है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90, दोनों के बीच 90। आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम भाई, ठीक है। ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ये मेरा के कैप है। तो आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, आई कैप आपकी तरफ है और जे कैप उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो यहां पे साइन 90 लिख दिया। अब डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, एन कैप किधर आएगा। तो आप देखो आई कैप से जे कैप की तरफ आप अपने फिंगर्स को घुमाइए, आई कैप आपकी तरफ है, जे कैप इस तरफ है, उस तरफ। तो आप अगर मैं फिंगर को घुमाऊंगा तो थंब जो है वो मेरा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को दिखाएगा, और थंब किधर आ रहा है बताओ, थंब के कैप की तरफ आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे के कैप, सही है भाई। तो जो ये बनेगा ये मेरा, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। नेक्स्ट आप आइए, अगर मैं बोलूं जे कैप क्रॉस के कैप, ये बताओ। तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है भाई, और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है भाई, दोनों के बीच का एंगल 90 है जे कैप। अब ये डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, जे कैप उधर है, उस तरफ है जे कैप, और के कैप ऊपर की तरफ है। तो फिंगर्स को पहले राइट हैंड का इस्तेमाल करो, फिंगर्स को पहले जे कैप की तरफ रखो और के कैप की तरफ घुमा दो, तो जो थंब है वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाएगा। और थंब किधर आ रहा है बताओ, आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब आई कैप की तरफ आ रहा है, तो ये आई कैप हो जाएगा। तो आप बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई कैप, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ऐसे ही अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप बोल देता, तो इसको उल्टा लिख देता, तो फिर क्या बनता, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और के कैप से जे कैप की तरफ घुमाना है। अब आपको अपनी फिंगर्स को आप किधर रखेंगे, पहले के कैप की तरफ रखेंगे, क्योंकि के कैप आ गया ना, तो के कैप की तरफ अपनी फिंगर्स को रखिए और जे कैप की तरफ घुमाइए, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो जो थंब है वो आपका अंदर की तरफ दिखा रहा है डायरेक्शन, इसका मतलब माइनस आई कैप बोलेंगे, डायरेक्शन माइनस आई कैप। इसका मतलब जे कैप क्रॉस के कैप एंड के कैप क्रॉस जे कैप ये सेम नहीं होते भाई। तो यहां से एक रूल बन गया क्या, ए क्रॉस बी जो है और जो बी क्रॉस ए है वो बराबर नहीं होते दोस्तों, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब ये आई कैप की तरफ आता है, ये माइनस आई कैप की तरफ आएगा, ठीक है भाई। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो माइनस आई कैप की तरफ हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब जरा और क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है, दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और एक बी वेक्टर है जो कि है 2 आई कैप, मुझे लेना है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ए को लिख दो भाई, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका क्रॉस लेना है मुझे 2 आई कैप के साथ, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ, इसको जरा अंदर लेके आओ। तो पहले बनेगा 4, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस 2 के कैप क्रॉस आई कैप। आप ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो
इस आई कैप को इस आई कैप के साथ लिखा तो ये बन गया, आई कैप को जे कैप के साथ लिखा तो ये बन गया, और जो आगे है वो आगे लिखना है, जो पीछे है वो पीछे लिखना है। ध्यान देना, ओरिएंटेशन उल्टी मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये तो जीरो बनेगा भाई, दोनों के बीच का एंगल जीरो है ना, तो ये तो जीरो आ गया। अब बताओ ये क्या बनेगा, 2 जे कैप क्रॉस आई कैप। अब आप जानते हो ना, ऐसे है ना, देखो ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ठीक है भाई। तो आप बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो कैसे करेगा, जे कैप मतलब उस तरफ है और आई कैप आपकी तरफ है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो नीचे की तरफ आएगा, माइनस के कैप आएगा। जे कैप उधर था ना, उधर फिंगर रखो, और फिर आई कैप मतलब आपकी तरफ है, तो फिंगर्स को आपकी तरफ घुमा दो, ठीक है, और ये थंब जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस के कैप, ये बनेगा माइनस के कैप, माइनस, अब बताओ ये क्या बनेगा, 2 के कैप क्रॉस आई कैप। तो के कैप तो ऊपर की तरफ है और आई कैप आपकी तरफ है, तो फिंगर्स को मैं ऊपर से शुरू करूंगा के कैप से, और उसको मैं आई कैप की तरफ लेके आऊंगा, आपकी तरफ लेके आऊंगा फिंगर्स को। तो जो थंब है वो मेरा जे कैप की तरफ आ गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, जे कैप। तो इसका मतलब क्या आ गया, -2 के कैप -2 जे कैप। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ। तो देखो फाइनल आंसर भी वेक्टर ही आ रहा है, और इसकी डायरेक्शन जो होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं, दोनों के परपेंडिकुलर नहीं भी, जिस प्लेन में ये लाई कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर होगी। आप ये भी कह सकते हो दोनों के परपेंडिकुलर भी होगी, ये भी बात सही है, दोनों के परपेंडिकुलर भी होगी, और जिस प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर होगी। दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि जिस प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इसका अगर डॉट लोगे ना, चाहे तो ए के साथ ले लो, चाहे इसका डॉट बी के साथ ले लो, जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, चेक करके देख सकते हो आप, ठीक है। डॉट लेना आप जानते ही हो। अब जरा देखिए और थोड़े सा कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। इसी में अगर मैं एक और बढ़ा देता, 2i कैप प्लस 4j कैप कर देता, या प्लस 3k कैप कर देता, और मैं बोलता अब बताओ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब भी वही है, पहले इसका तीनों के साथ कर दो, फिर इसका तीनों के साथ कर दो, फिर इसका तीनों के साथ कर दो, और फिर फाइनल रिजल्ट को ऐड कर दो, ठीक है। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। बट यहां पे एक आसान रास्ता भी है, आसान रास्ता बताता हूं आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या इजी वे है। आप मैट्रिक्स की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कैसे, मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे, आप देखो ऐसे लिखो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और उसके बाद पहला जो ए वेक्टर है, क्योंकि अपने को ए क्रॉस बी निकालना है ना भाई, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले ए के कंपोनेंट को लिखो। ए के कंपोनेंट क्या क्या है, 2 है, अगला मेरा 1 है, और उससे अगला क्या है, -1 है। ये मेरे ए के कंपोनेंट हो गए भाई, 2 1 एंड -1, ठीक है, ये मेरे ए के कंपोनेंट हो गए। ऐसे अब आप बताइए बी के कंपोनेंट क्या बनेंगे, बी के कंपोनेंट 2 4 3, तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 4, और यहाँ पे लिख दो 3, 2 4 3 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख लो, इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लिया करो, ये पहले एक रो ऐसे लिख लो, फिर एक रो ऐसे लिख लो, आई जे के ऐसे कर लो, फिर ये, और ये बाहर ये ऐसे 2 वर्टिकल लाइन लगा दो, और कुछ नहीं है, ठीक है, डब्बे में बंद कर दो। अब देखो ये आई कैप का कंपोनेंट क्या आएगा, आई कैप का कंपोनेंट कैसे निकालोगे, जो फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना उसमें आई कैप का कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये आई कैप ले लो, यहाँ पे इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, ये वाली रो और ये कॉलम को छोड़ दो, बचा सिर्फ ये 2 एलिमेंट, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ करो, तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा 3 माइनस ऑफ -4, तो क्या बन जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा भाई, सही है भाई। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा इसमें आई कैप का कंपोनेंट आएगा 7 आई कैप, 7 बन जाएगा। अगला आइए अब जे, अब क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आया है ना, ऑल्टरनेट साइन लेंगे, पहला साइन पॉजिटिव था ये, तो अगला साइन आएगा -j, नेगेटिव आएगा भाई अगला साइन, ठीक है, -j नेगेटिव साइन आएगा। और आप क्या करो, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो। अब क्या करना है, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या, एक 2 2 बचा, एक -1 3 बचा, तो आप बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 माइनस ऑफ दिस, तो क्या बन जाएगा 6, और ये माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ये 2, तो क्या बन जाएगा -8j, सही है भाई। आप देख सकते हो ये 3 2 6, और माइनस ऑफ -2 करोगे तो जुड़ जाएगा, तो +2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा, 8j -8j, सही है भाई। एक पॉजिटिव लिखा, फिर अगला नेगेटिव लिखा, अब अगला फिर से पॉजिटिव लिखेंगे, तो +k कैप, और क्या करोगे बताओ, और क्या करना है बताओ, ये कॉलम जिस कॉलम में लाई कर, ये रो जिस रो में k कैप लाई कर रहा है, और ये कॉलम, इन दोनों को हटा दो, ये आ जाएगा 2 × 4
8 -2 इंटू 1 तो -2 कर दो, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा 6, तो 6 k कैप। सीधा सीधा आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, A क्रॉस B, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है भाई। अगर ये ना होते 4 और 3 तो इनकी जगह 0 0 कर लेते, क्या दिक्कत है, अकेला 2 i कैप होता है, ठीक है। तो बड़ा आसान है भाई ये तो करना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो आपको ये पॉइंट समझना कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ए वेक्टर दे दिया आपको, ए वेक्टर दे दिया i कैप -2 j कैप -3 k कैप, और बी वेक्टर दे दिया है -2 j कैप प्लस k कैप, और मुझे निकालना है a क्रॉस b। बताओ a क्रॉस b की क्या वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको सीधा सीधा रूल बताया, i कैप लिखो, j कैप लिखो, k कैप लिखो। और क्योंकि आपने a पहले लिखा हुआ है ना, a आगे लिखा हुआ है, तो a के i कैप, j कैप और k कैप के कंपोनेंट लिखो। तो i कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, j कैप का कितना है -2 और k कैप का है -3, ये लिख दिए। ऐसे फिर b में आ जाओ, और b में भी i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स को लिखो। i कैप का कोफिशिएंट 0 है, j कैप का है -2 और k कैप का है 1। सही है भाई, एक बार देख लीजिए, k कैप का है 1। अब बताओ अब क्या करेंगे, अब i कैप का कंपोनेंट देखो क्या बनेगा। तो ये वाला जो है ना, इसका देखना है। तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, दिस इंटू दिस कर दो, तो -2 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस -6। तो ये 6 ही बनेगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। इन दोनों का प्रोडक्ट 6 बनेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहला क्या बनेगा दोस्तों, पहला आ जाएगा -8 i कैप, -8 i कैप। अब आइए दूसरा, अब i के साथ पॉजिटिव साइन था, अब j के साथ क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, -j कैप। और ये जिस रो में है उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, अब दिस इंटू दिस कर दो, माइनस दिस इंटू दिस कर दो, तो 1 ही आएगा बस, 1 -0, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, तो ये बन गया -j कैप। अब आइए अगला k कैप, तो k कैप के साथ फिर से प्लस साइन लगाएंगे, k कैप। अब जिस रो में है ये छोड़ दो, जिस कॉलम में है ये छोड़ दो, ठीक है। तो ये कॉलम छूट गई मेरी पूरी। अब बताओ दिस इंटू दिस करो, माइनस दिस इंटू दिस करो, तो दिस इंटू दिस करोगे तो -2 आएगा, माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो 0 आएगा। तो क्या बन गया ये बन गया -2 k कैप, -2 k कैप। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। अगर b क्रॉस a होता तो b वाले को पहले लिखते, b वाली इस रो को ऊपर लिखते और नीचे ऊपर वाली रो को नीचे कर देते, इसी का नेगेटिव आंसर आ जाता। फिर b क्रॉस a जो आएगा वो a क्रॉस b का उल्टा होता है, माइनस होता है उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट को निकालोगे। ऐसे ही अगर दो वेक्टर पोलर फॉर्म में दे रखे होते हैं, हालांकि पोलर फॉर्म में 3D वेक्टर को तो दिखा नहीं सकते, पोलर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में ही दिखाना पड़ेगा, बट 2D में अगर वेक्टर होते और उनको पोलर फॉर्म दी होती, एंगल के साथ दिया होता, ठीक है, तो कैसे करते जरा देखिए भाई। मेरे पास कुछ 2D दे रखी है, ये मेरे पास 2 डायमेंशनल है भाई, और ये वेक्टर है मेरे पास A, और ये वेक्टर मान लीजिए मेरे पास B। इसकी लेंथ है 2, एंगल है 30 डिग्री, और इसकी लेंथ है 4, एंगल है 60 डिग्री। आपको बताना है A क्रॉस B क्या आएगा। ये मेरा A वेक्टर है और ये मेरा B वेक्टर है। A क्रॉस B बताइए क्या बनेगा। बोले भाई A का मैग्नीट्यूड 2 इंटू B का मैग्नीट्यूड 4 इंटू कोस ऑफ इनके बीच का एंगल का डिफरेंस, कोस नहीं साइन, माफ कीजिएगा, साइन ऑफ एंगल का डिफरेंस। तो साइन ऑफ क्या बन जाएगा बता देना, एक 60 है एक 30 है, इनके बीच का एंगल का डिफरेंस क्या बनेगा 30, तो साइन 30 लिख दो, ठीक है भाई। और आप A क्रॉस B कर रहे हो ना, तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, एन कैप, इसके परपेंडिकुलर आएगी, इस प्लेन के, जो भी ये प्लेन है। जैसे ये आई कैप की तरफ दे रखा है और ये जे कैप दे रखा है मान लीजिए, तो आई कैप से जे कैप की तरफ हाथ घुमाओगे तो के कैप आएगा ना, तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा ये मेरी के कैप की डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब इस जिस प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 4k कैप। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे, बाहर की तरफ आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट असल में क्या होता है और उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं और निकालते कैसे हैं। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट को हमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होने वाला है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्यों हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होगा दोस्तों, ठीक है। आप फिजिक्स में देखना मल्टीपल जगह पे, हर जगह आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। हर तीसरा ऑपरेशन जो है क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगले एपिसोड में इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। आज इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वेक्टर्स का जो चैप्टर है वो समझ आता जा रहा है, ठीक है।
एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।